हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम, जहां पर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं आपके इकोनॉमिक्स के सीयूईटी के एग्जाम के लिए आपका मॉक टेस्ट नंबर 1। इसमें मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का ही जो है पूरे का पूरा 50 क्वेश्चन का 1 घंटे का मॉक टेस्ट करवाने वाली हूं। ये एग्जैक्टली सीयूईटी के सिलेबस के ऊपर, सीयूईटी के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है और आपको काफी ज्यादा सिमिलर पेपर आपके फाइनल एग्जाम में सीयूईटी में देखने को मिलने वाला है। तो हमारी फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज हो चुकी है शुरू में, आपको ऑलरेडी पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे करवा चुकी हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, हर चीज की रिवीजन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे हम करवा चुके हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कल मैंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की भी वीडियो डाली थी और हर सुबह 11 बजे हमारा आ रहा है फ्री मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का। तो प्लीज अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ना सिर्फ सीयूईटी बल्कि सीयूईटी के बाद भी तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस के टाइम पे हर चीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑन टाइम हम तुम्हें देने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। वी आर अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली, एंड हम आपको इस चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी 11, 12 सीयूटी हर चीज की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं एंड हर चीज से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पूरे का पूरा इकोनॉमिक्स का 1 घंटे का ये मेरा मॉक टेस्ट रहने वाला है। 1 घंटे का 250 मार्क्स का, यानी कि 50 क्वेश्चंस होंगे, 5 प्लस फॉर ईच क्वेश्चन। अगर कोई भी गलत है तो उसके लिए -1 होगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई वांट यू कि तुम लोग पहले जो है क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप से आंसर करो और फिर मेरा आंसर देखो कि तुम्हारे 50 में से कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, एंड देखो, एक अच्छा स्कोर उसको माना जाएगा कि अगर तुम्हारे 50 में से 48 टू 49 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसको एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर उससे भी कम तुम्हारे सही हो रहे हैं, अगर उससे ज्यादा तुम्हारे गलत है, 48 49 अगर सही नहीं हो रहे हैं, तो ट्रस्ट में वो एक अच्छा स्कोर नहीं है। वो स्कोर तुम्हें एसआरसीसी या नॉर्थ कैंपस लेके जाने के लायक नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी 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 पर्टिकुलर कि तुम्हारा हर एक आंसर सही होना चाहिए। हार्डली 1 से 2 गलतियों का स्कोप है, उससे ज्यादा स्कोप यहाँ पर गलतियों का नहीं है अगर तुम नॉर्थ कैंपस जाना चाहते हो, अगर तुम एसआरसीसी जाना चाहते हो। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, फूड प्रोसेसर यूज बाय द हाउस होल्ड इन देयर किचन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे अगर एक हाउस होल्ड ने अपनी किचन में एक फूड प्रोसेसर यूज किया है तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है। हमें ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पे क्या पूछा गया, कंजम्पशन गुड, इन्वेस्टमेंट गुड, इंटरमीडिएट गुड और कैपिटल गुड के बीच में पूछा गया है। तो पहली चीज तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाना चाहिए कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस बारे में पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन देख के नहीं समझ आए तो ऑप्शन देख के समझ जाओ कि किस बारे में वो पूछ रहा है। अब मुझे ऑप्शन देख के समझ आ गया कि ये जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमें पूछा जाता है कौन से टाइप ऑफ गुड ये है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्लियरली एक वर्ड मुझे दिख रहा है, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड जब भी कोई भी चीज खरीदता है, यूज करता है, तो वो सीधा सीधा मेरी एक कंजम्पशन गुड होती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे फाइनल गुड के बारे में नहीं बोला गया, टेक्निकली फाइनल गुड है, बट फाइनल गुड की भी 2 टाइप्स होते हैं, कंजम्पशन और कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड हाउस होल्ड यूज करता है, कैपिटल गुड एक फर्म यूज करती है, इंटरमीडिएट गुड होता है मेरा रॉ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो है हाउस होल्ड सीधा सीधा वर्ड आ गया है, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए कि ये एक कंजम्पशन गुड है, क्योंकि हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो एक फाइनल गुड है, और फाइनल में भी कौन सी, कंजम्पशन गुड है। अगर फाइनल गुड एक फर्म, एक बिजनेस यूज कर रहा है तो वो एक कैपिटल गुड होती, लेकिन फाइनल गुड हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो कंजम्पशन गुड है। If the total amount of money created in the system is 10,000 rupees, legal reserve ratio being 25%, how much will be the primary deposits? तो अब तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया होगा कि तुम्हारे मनी मल्टीप्लायर वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन है, जो हमें ये बोलता है कि जितनी भी आपकी टोटल मनी क्रिएट हुई है, टोटल मनी क्रिएट जितनी भी आपकी हुई है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, कि अगर मैं प्राइमरी डिपॉजिट्स को, जो कि तुम्हारे को यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि सॉरी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, अगर मैं प्राइमरी डिपॉजिट्स को मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा टोटल मनी क्रिएटेड आता है। मनी मल्टीप्लायर का शायद फॉर्मूला आपको अब यहाँ पे याद होगा, जो कि तुम्हें याद होना ही चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR। तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/25 इंटू 100। ठीक है, 25% मुझे दिया है, तो मनी मल्टीप्लायर मेरा कितना होगा, 1/25 इंटू 100, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4। तो मेरा मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे कितना आ रहा है, 4। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 फॉर्मूलाज का यूज किया। पहला कि टोटल जो मनी क्रिएट हो रही है, इट इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर 1/LRR होता है, तो 1/25 इंटू 100 करके मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 4। टोटल मनी क्रिएटेड है मेरे पास 10,000, तो 10,000 इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू यानी कि 4। तो 10,000 अपॉन 4 अगर मैं करती हूँ तो मेरा प्राइमरी डिपॉजिट आ जाएगा। तो 10,000 अपॉन 4 अगर मैं करूंगी तो मेरा 2500 यहाँ पर प्राइमरी डिपॉजिट्स का आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी फॉर्मूला।
MPC इज जीरो व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो कब होते हैं, मेरे पास फिर से यहाँ पे फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये जीरो होना चाहिए। MPC जीरो कब हो सकता है, देखो MPC का सीधा सीधा मतलब होता है कि जितना भी मेरा इनकम में चेंज आया, जितना भी इनकम में इंक्रीज आया, उसकी वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया। ठीक है, MPC मुझे ये बताता है कि अगर मेरी इनकम में कुछ चेंज आया उसकी वजह से मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज आया। तो अगर इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कोई चेंज ही नहीं आया तब मेरा MPC जीरो होगा। देखो क्योंकि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आता है कि जो मेरा डेल्टा सी है वो जीरो है, यानी कि कुछ भी कंजम्पशन में चेंज आया ही नहीं है इनकम के चेंज होने की वजह से। तो चाहे इनकम 10 गुना चेंज हुई है, 5 गुना, 2 गुना, इनकम जितनी भी चेंज हुई है उसकी वजह से कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आया है। अगर कंजम्पशन में चेंज नहीं आया तो किस में चेंज आया होगा भैया, अगर कंजम्पशन में चेंज नहीं आया तो सारा चेंज सेविंग्स में आया होगा, यानी कि जितना भी हमने चेंज इन इनकम था वो सारे का सारा सेव कर लिया, कंज्यूम कुछ भी नहीं किया। क्योंकि मुझे याद है ना मेरा MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो अगर MPC जीरो है तो MPS 1 होगा, यानी कि जितना भी चेंज इन इनकम हुआ है वो सारा किसके बराबर है, वो सारा चेंज इन सेविंग्स के बराबर है। तो देखो एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जितना भी चेंज इन वाई हुआ है वो सारे का सारा सेव हो गया है, वो सारा डेल्टा S के बराबर हो गया है। यही चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि अगर MPC प्लस MPS 1 है, MPC जीरो है तो MPS 1 होगा। MPS 1 का मतलब होता है कि डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1, विच मीन्स डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई। वही चीज मुझे यहाँ पे बोली हुई है, तो ये चीज सही लग रही है। आगे देखो, इंक्रीज इन सेविंग्स इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इनकम, अरे ये भी वही चीज बोली हुई है, ये भी सही लग रही है। इंक्रीज इन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इनकम, ये कह रहा है डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, जी नहीं, ये तब होता जब MPC इक्वल टू 1 होता, और MPC 1 तो है नहीं, MPC तो जीरो है, तो ये गलत ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता। ये देखो क्या बोलता है, बोथ इंक्रीज इन सेविंग इंक्रीज इन इनकम बराबर है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही है, और एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि बोथ A एंड B आर करेक्ट, ये चीज यहाँ पे बोली गई, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, MPC जीरो है मतलब MPS 1 है, MPS 1 है मतलब डेल्टा S डेल्टा वाई के बराबर है। यहाँ पे भी वही बोला है, यहाँ पे भी वही बोला है, और यहाँ पे बोला डेल्टा सी और डेल्टा वाई बराबर है, वो नहीं हो सकता अगर MPC जीरो है। अगर MPC 1 होता तब ये ऑप्शन सही होता, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। MPC इज नॉट डिफाइंड एज, MPC इनमें से किसकी तरह डिफाइन नहीं किया जाता है। MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, अभी मैंने बताया, तो ये ऑप्शन तो मेरा सही है। और मुझे पूछा है MPC इज नॉट डिफाइंड एज, इन चारों में से किसकी तरह डिफाइन नहीं करा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो मेरा सही है। ठीक है, दूसरा कहता है देखो 1 माइनस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यहाँ पे भी 1 माइनस लगा लेते हैं, 1 माइनस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो देखो ये ऑप्शन भी मेरा सही है। कैसे, मुझे पता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई यानी कि MPC प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई यानी कि MPS। ठीक है, मुझे पता है ना MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, तो ये दोनों 1 के बराबर है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इस पोर्शन को अगर मैं उधर ले जाऊं तो वो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई बन जाएगा इधर से हटा के, तो ये भी MPC के बराबर है। तो MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS, और यही बोला गया है यहाँ पर कि MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS, तो ये ऑप्शन भी मेरा सही है। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन ये नहीं हो सकता, ये होता है MPS, ये तो उसका उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है। तो MPC इसके बराबर नहीं होता है। MPC ऐसा भी दिखा सकते हो, ऐसा भी दिखा सकते हो, पर ऐसा नहीं दिखा सकते हो, तो ऑप्शन डी गलत है, तो ये मेरा आंसर है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज, जब इनकम जीरो है तो कंजम्पशन क्या होगी। देखो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होती है। जब जीरो लेवल होता है तो मैं उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलती हूँ, तो कंजम्पशन पॉजिटिव हमेशा रहती है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार मुझे दिया है 75, MPC मुझे दिया है 0.65, MPC दिया है 0.65, इनकम लेवल इज 1500 करोड़, Y इज 1500 CR, देन द टोटल कंजम्पशन विल बी, आपको टोटल कंजम्पशन पूछी है, तो बहुत सिंपली मुझे पता है कि मेरा कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल्स टू C बार प्लस B ऑफ Y। C बार मुझे दिया है 75 प्लस B मुझे दिया है 0.65 एंड Y मुझे दिया है 1500 CR। ठीक है, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करती हूँ तो मुझे मेरा यहाँ पे कंजम्पशन निकल के आ जाएगा, यानी कि टोटल कंजम्पशन कह सकती हूँ मैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरा जितना भी कंजम्पशन फंक्शन है वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अगर ये मैं पूरी कैलकुलेशन करती हूँ तो अगर आप ये पूरी कैलकुलेशन करके देखोगे आपको दिख जाएगा कि जो आपका कंजम्पशन है वो 1050 करोड़ यहाँ पर बनता है, तो मेरा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगला कहते हैं डैश डेफिसिट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन्स। तो यानी कि मुझे यहाँ पे सीधा सीधा इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में बोला गया है। जब भी आपको इंटरेस्ट पे करते हो तो आपका कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आपका एसेट या लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं होता है तो वहां पे आपकी कैपिटल की बात नहीं होती, वहां पे आपके रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू वाले डेफिसिट की बात होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या बोला गया, सिर्फ एक ऐसी पेमेंट की बात करी गई है जिस पेमेंट की वजह से मेरा कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहा। मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसी पेमेंट की बात ही नहीं करी गई जिससे मेरा एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट हो रहा हो। अगर एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट हो रहा होता तो वो कैपिटल होता, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ एक पेमेंट की बात करी गई और वो कौन सी है, ऐसी पेमेंट है जिससे मेरा एसेट और लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट में ऐसी पेमेंट्स आती है इंटरेस्ट पेमेंट जैसे, जिससे कि मेरा एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी, यानी कि आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है। जब भी मैचिंग करनी होगी तो तुम पहले ऑप्शन देखो, ए को 1 के साथ B2 C3 D4 इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, तो आप सीधा सीधा इसको मैच करके देखोगे। पहला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, फ्लेक्सिबल में होता है कि आपकी गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक, गलत। फ्लेक्सिबल में डिमांड सप्लाई जो है इंटरवीन करते हैं, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या हो रहा है, डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, जी नहीं, यहाँ पर उल्टा मेरा आरबीआई या मेरे गवर्नमेंट करते हैं, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का रोल ही नहीं होता। मैनेज्ड फ्लेक्सिबल रेट, इसमें क्या होता है, मैनेज फिक्स रेट तो कुछ होता ही नहीं है, टेक्निकली देखा जाए तो मैनेज फ्लेक्सिबल रेट होता है, ठीक है। तो मैनेज फिक्स रेट तो होता ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर मुझे लग रहा है कि सी का 3 होना चाहिए। लेट्स सी, मैनेज फ्लेक्सिबल रेट क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक इंटरफेयर्स विद द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है कि मैनेज फ्लेक्सिबल रेट में, मैनेज फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, मेरा सेंट्रल बैंक में इंटरवीन करता है और डिमांड सप्लाई को भी बीच में इंटरफेयर करने दिया जाता है। तो ये मेरा सी का जो 3 है ये मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। क्यों, क्योंकि मैनेज फिक्स्ड रेट तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो सी का 3 मेरा सीधा आंसर हो जाएगा। इंडियन फार्मर प्रोड्यूसेस व्हीट विदाउट इनकरिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड सेल्स फॉर 1000 टू अ मिलर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है, मेरा डबल काउंटिंग वाला जो टेबल होता था उसकी बात हो रही होगी, ठीक है। कि एक हमने व्हीट प्रोड्यूस किया, 1000 रुपए का मिलर को बेचा, मिलर ने उसको फ्लोर बनाया, 1200 का बेकर को बेचा, बेकर ने ब्रेड बनाया और 1600 का कंज्यूमर को बेचा। टोटल वैल्यू एडेड इज, टोटल वैल्यू एडेड इज, तुम यहाँ तो सीधा सीधा जो बेकर ने फाइनली बाजार में बेचा है वो 1600 रुपए तुम सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, 1000 प्लस 1000 माइनस 1200 200 प्लस 1200 और 1600 का डिफरेंस 400, तुम ये भी कर सकते हो, तो भी तुम्हारा 1600 निकल के आ जाएगा। बट मैं इतना भी मैथ्स नहीं करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे 1000 प्लस 200 प्लस 400 कर सकती हूँ, पर मैं वो भी नहीं कर रही हूँ। सीधा जो बेकर ने फाइनली कंज्यूमर को बेचा है, फाइनल वैल्यू एडेड जो भी है, फाइनल जो भी उसने कंज्यूमर को बेचा है वो 1600 में सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ। तो तुम उसको भी सीधा कर सकते हो, या तुम 1000 प्लस 200 प्लस 400 करके भी 1600 बनाकर दिखा सकते हो। टोटल वैल्यू एडेड पूछा है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इनपुट करके तुम वैल्यू एडेड का फॉर्मूला निकाल सकते हो। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इनमें से कौन कौन है, इंडियंस वर्किंग परमानेंटली इन द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द न्यूयॉर्क, जो परमानेंटली वहां पर काम कर रहे हैं। इंडियन वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, इंडियन वर्किंग इन अ ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन बैंक इन इंडिया, अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। तो देखो, जब भी मुझे रेजिडेंट्स के बारे में बात करनी है तो मैं सीधा सीधा ये देखूंगी कि कौन ऐसा बंदा मुझे लग रहा है जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा हमारे देश भारत की धरती पे काम कर रहा है, मैं उसको रेजिडेंट मानूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कौन सी मेरी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर आता है, तो वहां पर फिर मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इंडिया में है कि अमेरिका में है, ठीक है। इंडिया की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, इंडिया का ऑफिस है, अमेरिका का ऑफिस है, फिर मुझे वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जब मुझे रेजिडेंट्स की बात करी जाए, नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करी जाए, मैं सीधा ये देखूंगी कि भारत की धरती के अंदर होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, दैट्स इट। मुझे कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब डोमेस्टिक बाउंड्री देखो तब मैं सोचूंगी कि अरे इंडिया का है, बाहर का है, लेकिन बाहर है पर फिर भी इंडिया का है, इंडिया में है पर बाहर वालों का, मैं ये सोचूंगी। पर जब नॉर्मल रेजिडेंट की बात आ जाएगी, मैं सीधा देखूंगी भारत के अंदर होना चाहिए, भारत की धरती के अंदर होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा होना चाहिए बंदे को रहना, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इंडिया से बाहर है, ये देखा जाए तो इंडिया से बाहर है, ये भी देखा जाए तो इंडिया से बाहर है, ये बाहर है, ये इंडिया से बाहर है, ये इंडिया से बाहर है, इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही है। तो इंडिया के अंदर जो सिर्फ एक ही है वही मेरा नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे डोमेस्टिक बाउंड्री की बात करी जाती, फिर मैं सोचती अरे अमेरिका में है पर इंडियन एम्बेसी है, अरे इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो इंडियन एम्बेसी तो फिर इंडिया की पॉलिटिकल डोमेस्टिक बाउंड्री में आती है। लेकिन जब मुझे बात करनी है रेजिडेंट्स की, तो मैं सिर्फ इतना देखूंगी इंडिया की धरती के अंदर 1 साल से ज्यादा, और क्योंकि वो
क्या कहते हैं, इंडियंस वर्किंग इन अ ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया, तो टेक्निकली तुम 1 साल वाला भी यहाँ पे छोड़ सकते हो क्योंकि बाकी तीनों तो इंडिया में है ही नहीं, एक ही है जो इंडिया में है, तो सिंपली यही तुम्हारा नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है जी। While calculating GDCF, exports are included because जब तुम GDCF का कैलकुलेशन करते हो तो तुम एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करते हो, ऐसा क्यों है? इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, तो देखो जब भी तुम GDCF को कैलकुलेट करते हो तुम एक्सपेंडिचर मेथड निकालते हो, और एक्सपेंडिचर मेथड में तुम GDP MP निकालते हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हो, तो तुम इसीलिए एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करते हो क्योंकि तुम एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम नहीं निकालते हो, नेशनल प्रोडक्ट नहीं निकालते हो, तुम डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हो, तुम GDP MP निकालते हो, विच इज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो विच इज वाई हम उसको इंक्लूड करते हैं। एक्सपोर्ट्स रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर, यार ये तो ठीक है, मतलब रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर होता है, बट क्लियरली ये एक स्ट्रेट अवे आंसर मेरा नहीं हो सकता। एक्सपोर्ट्स आर पेड फॉर इट इज अ फाइनल एक्सपेंडिचर बाय द बायर। नहीं, इन सबका सबसे बेस्ट जो जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे वो ये है कि इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जो खर्चा करते हैं उसको हम यहाँ पर जो है अपने GDP MP में एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट करते हैं। अगर तुम बोलो रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट तो वैसे भी यहाँ पर आ ही गया कि एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट फिर से यहाँ पे आ गया, एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट फिर से यहाँ पे आ गया। टेक्निकली जो तीनों बाकी के पॉइंट बोल रहे हैं वो सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर वाली बात तो इसने कर ही दी, उसके साथ इसने एक एडिशनल बात करी है जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की है, तो ये वाला पॉइंट मेरा आंसर यहाँ पे होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड, कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड है जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ नेशनल इनकम की अंडर द इनकम मेथड। तो इनकम मेथड के अंदर मुझे देखना है इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स, ये एक्सक्लूजन होता है, ये मेरे कभी भी इंक्लूड नहीं करती हूँ। इलीगल एक्टिविटीज एक्सक्लूजन होती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स, ये सब जो है ट्रांसफर अर्निंग्स होती है, तो ये भी इंक्लूडेड नहीं होती है। तो टेक्निकली ये सारी ही मेरी एक्सेप्शंस होती है जिनको मैं इनकम मेथड के अंदर या नेशनल इनकम के अंदर ही ओवरऑल किसी भी मेथड के अंदर इंक्लूड करती ही नहीं हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, मनी रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड कार, अगर सेल ऑफ ओल्ड कार से कोई भी मनी रिसीट हुई है तो तुम उसको इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, फ्री सर्विस ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, इनमें से कौन सी चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होने वाली है। तो देखो जो भी मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड कार है तुम उसको इंक्लूड नहीं करते हो, क्योंकि जब तुम पहली बार गाड़ी को बेचते हो तभी तुम जो पैसा आता है उसको इंक्लूड कर लेते हो। तो कोई भी सेकंड हैंड चीज, नॉट जस्ट अ कार, कोई भी सेकंड हैंड चीज जब तुम बेचते हो उससे जो भी तुम्हें पैसा आता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर सिर्फ वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। जो ओवरऑल मनी रिसीट है किसी भी सेकंड हैंड चीज के बेचने पे वो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, दूसरी तो मेरी हो गई ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर अर्निंग्स, वो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, रेमिटेंसेस आर अगेन ट्रांसफर इनकम, वो भी इंक्लूड नहीं होती है। फ्री सर्विस ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, तो जो भी ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग होती है उसका जो भी सर्विस होता है वो इंक्लूड होता है। जो भी ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, ओनर ऑक्यूपाइड हाउस होता है उसका पैसा हमेशा इंक्लूड होता है। ये दोनों तो ट्रांसफर इनकम हो गई, इसलिए इंक्लूड नहीं होती है। कोई भी सेकंड हैंड चीज की बात हो जाए तो उससे भी मनी रिसीट इंक्लूड नहीं होती है, सिर्फ जो प्रॉफिट हुआ हो उसके ऊपर सिर्फ वो इंक्लूड होता है। मनी रिसीट सेकंड हैंड चीज की इंक्लूड नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन डी। वैल्यू एडेड बाय अ फर्म इज इक्वल टू, वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि आउटपुट माइनस इनपुट जो है वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है। तो आउटपुट माइनस इनपुट, सिर्फ सेल्स नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होगा, सेल्स प्लस नहीं, सेल्स माइनस होगा, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है, ये मेरा फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड का। देखो यहाँ पर सेल्स हमें दिया है तो मैं सेल्स को ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज यूजुअली हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है जिसमें सेल्स भी आता है, हमारा चेंज इन स्टॉक भी आता है, पर यहाँ पे चेंज इन स्टॉक की बात नहीं हो रही, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ चेंज इन स्टॉक 0 है, तो मैं सिर्फ सेल्स माइनस आई से करके अपना वैल्यू एडेड निकाल रही हूँ। Which of the following is a function of central bank? इनमें से कौन सी चीज सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, बैंक ऑफ सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंकर्स बैंक, बैंक ऑफ डिलीवरी, इनमें से कौन सी चीज जो है सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। तो देखो क्लियरली हमें दिख रहा है बैंकर्स बैंक जो है क्लियरली हमारा जो है फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। बैंक ऑफ सिक्योरिटीज या बैंक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नहीं बोला जाता, यहाँ पे बैंक नहीं बोला जाता, यहाँ पे बोला जाता है कस्टोडियन, आप बोल सकते हो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हो। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो कि इट इज अ बैंक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जी नहीं, वो एक बैंकर्स बैंक है, गवर्नमेंट्स बैंक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, लेकिन वो बैंक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तुम बहुत सारे बच्चे सोचोगे मैम फॉरेन एक्सचेंज तो आरबीआई के पास होता है, पर वो बैंक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये बाकी सारी जो ऑप्शन है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी गई हुई है, ये इकलौता ऐसा वर्ड है जो तुम्हारी बुक के साथ एनसीईआरटी या संदीप घर के साथ मैच होता है, तो यही तुम्हारा आंसर हो सकता है और कोई आंसर नहीं हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की
स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कमर्शियल बैंक की। तो मॉनेटरी मनी से रिलेटेड पॉलिसी सेंट्रल बैंक की होती है। स्टेट गवर्नमेंट की जो सिंपली जो मेरी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। कमर्शियल बैंक के पास इतनी पावर नहीं होती कोई पॉलिसी वो बनाए। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो होती है फिस्कल पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है वो होता है मेरा आरबीआई, सेंट्रल बैंक। क्रेडिट कंट्रोल का क्या मतलब है? नो चेंज इन मनी सप्लाई, एक्सपेंशन, बोथ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, या सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन? आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ही यही होता है कि आरबीआई क्या करता है, जब उसका दिल करे मनी सप्लाई बढ़ा देता है, जब उसका दिल करे मनी सप्लाई कम कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, इकोनॉमी में क्या वो चेंजेस करना चाहता है आरबीआई, उसके हिसाब से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर क्रेडिट कंट्रोल के अंदर मनी सप्लाई को या तो कम कर देता है या तो ज्यादा कर देता है अपनी मर्जी से। कौन करता है? आरबीआई करता है। किसके अंदर करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई वो करता है। In case of an underemployment equilibrium, which of the following alternative is not true? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, कि जितना फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट था उससे पहले ही इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से कम डिमांड है, डेफिसिट डिमांड का केस है। तो कौन सी चीज ट्रू नहीं है? ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। देखो अगर इक्विलिब्रियम है तो एडीईएस तो पक्का बराबर होंगे, वरना उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोला जाता। तो ये तो सच होगा, नॉट ट्रू मुझे ढूंढना है। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, अरे नहीं यार, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूज हो ही नहीं सकते। रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, ये सही बात है, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो सकते ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अभी तो लेबर बची हुई है जो काम करना चाहती है पर काम मिल नहीं रहा है। देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मेरा एग्रीगेट डिमांड जो है वो अभी भी वो ऑलरेडी कम है, वो ऑलरेडी मेरे एग्रीगेट सप्लाई से कम है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए था। तो और यही तो मतलब है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, मतलब ही यही है कि अभी तो और लेबर है जो काम कर सकती है, अभी तो मशीन खाली पड़ी है जिसपे आके लेबर काम कर सकती है, बट डिमांड ही नहीं है, इसलिए हम लेबर को बुला ही नहीं रहे, और पहले ही एडीएस का हमने इक्विलिब्रियम करवा दिया। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो बाद में होता। तो अभी तो एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर हम प्रोडक्शन कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है, तो अभी एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी बची हुई है। ये ऑप्शन भी सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कि हमारा फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज है, जो कि नहीं है। एमपीसी दिया है, as a result of multiplier effect national income increased by 300 CR by additional investment of, हमने कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया होगा कि मेरा नेशनल इनकम जो है 300 करोड़ से बढ़ गया जब मेरा एमपीसी 0.75 है। तो हमें बहुत ज्यादा क्लियरली पता है कि जो मेरा के का फॉर्मूला होता है, के के दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला होता है 1/1 माइनस एमपीसी विच इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.75 1/0.25, ठीक है। 1 माइनस 0.75 इज इक्वल्स टू 0.25, वो मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो इसको मैं यहाँ पर कर दूंगी, हटा दिया मैंने डेसिमल, तो ऊपर 100 हो गया, ये मेरा आ गया 4। तो मेरा के कितना निकल के आ गया? 4। मुझे दूसरा फॉर्मूला पता है कि मेरा जो के है यानी कि जो 4 है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन इनकम ड्यू टू सर्टेन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम 300 है, तो 4 इज इक्वल्स टू 300 अपॉन डेल्टा आई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा कि मैं इसको इधर ले जाती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ, तो मेरे पास आएगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 4। सिंपल बात हो गई। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कट करने जाऊं तो 7 4 28, तो मेरा 7 आएगा, पीछे कितना बचा? 2 बचा, 7 5 20, तो 75 CR जो है मेरा यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आएगा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आता है आपको बस दो चीजें करनी होती है। पहली चीज आपको करनी होती है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पहला फॉर्मूला लगाओ और उसमें से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालो, फिर उसका दूसरा फॉर्मूला लगाओ जिसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू को पुट करो और वाई या आई में से जो भी दिया है वो पुट करो और दूसरी चीज निकाल दो। यही चीज मैंने यहाँ पे करी है। यही चीज आपको हमेशा करनी होती है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूला दे रखे होंगे, दोनों फॉर्मूलास को इक्वेट करना होगा, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। 45 डिग्री लाइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। तो जो 45 डिग्री की बेटा लाइन होती है हमारी, देखो कुछ ऐसी लाइन होती है मेरी 45 डिग्री की लाइन, ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन होती है बेटा, ये मेरी लाइन ऑफ रेफरेंस भी होती है और यही लाइन ऑफ इक्वालिटी भी होती है बिटवीन एडी और एएस, ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। तो ये मेरी एएस की लाइन होती है, 45 डिग्री की लाइन होती है, ये लाइन ऑफ रेफरेंस भी होती है और ये लाइन ऑफ इक्वालिटी भी होती है बिटवीन एडी एंड एएस, ठीक है। तो आंसर होगा मेरा ऑप्शन ए।
आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन क्या है, A1, B2, C3, D4, इनमें से कोई एक आंसर मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है और मेरी इन्वेंट्रीज जो है शॉर्ट पड़ जाती है, इन्वेंट्री कम रह गई है, डिमांड अभी भी ज्यादा है, इन्वेंट्री खत्म हो गई है, डिमांड खत्म ही नहीं हो रही है, तो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज नहीं, हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेज का केस यहाँ पर होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी, हाँ, तो गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड करती है। ठीक है, तो ये मेरा जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनता है। ठीक है, मॉरल प्रेशर एंड मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन बेटा जी फिस्कल पॉलिसी में नहीं होता, ये किसमें होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में होता है, जो कि आरबीआई करता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर मॉरल सुएशन, तो ये गलत है। करेक्शन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, अगर इन्फ्लेशनरी गैप है इसका मतलब कि जो मेरा एडी था वो एएस से ज्यादा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी वेलफेयर के ऊपर तो जितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इनकम ज्यादा बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है तो कंजम्पशन ज्यादा होगी। गलत है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी नहीं वेलफेयर पे, उल्टा गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप तभी होता है जब एडी एस से ज्यादा होता है, जब एडी ज्यादा है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे को ज्यादा नहीं करती, गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम करती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो मेरा आंसर क्या होगा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है तो वो फिस्कल पॉलिसी होती है। ठीक है, अगर आरबीआई की सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती तो मॉनेटरी पॉलिसी होती, जो कि सी वाले केस में होनी चाहिए थी। आंसर क्या होगा, बी का 2। Economy is at full employment, AD is greater than AS, what will be the impact on the price level in such an economy? Full employment पे है बट फिर भी AD जो है वो AS से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, तो जो मेरा इससे केस में प्राइस होगा, प्राइस वो जो है राइज होने लग जाएगा, प्राइस बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, सप्लाई हम बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मेरा इन्फ्लेशनरी गैप होगा, प्राइस राइज होने लग जाएगा। Which of the following is not a feature of BOP account? BOP account का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? ट्रेड बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है वो यही बताता है कि हमारे देश के लोग बाकी देश के लोगों से कितना कैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट हैज अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यस, इसका एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है जो कि 1 साल का होता है। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आती है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं आती है, ये चीज भी सही है, तो ऑप्शन बी ही मेरा आंसर होना चाहिए। इट रिकॉर्ड्स ओनली कैपिटल ट्रांजेक्शन, हाँ ये गलत है बीओपी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो करंट अकाउंट की कैपिटल अकाउंट की दोनों की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, ओनली कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शंस वो रिकॉर्ड नहीं करता है। स्टेट on which side of the capital account या current account will the following transaction be recorded, तो बीओपी की कौन सी साइड पे ये ट्रांजेक्शन आएगी, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट मेरे पास आई है अब्रॉड से। ठीक है, तो जब भी मेरे पास कोई भी चीज का, जब भी मेरे पास पैसा आता है, जब भी मेरे पास इनफ्लो ऑफ कैश होता है, तो तुम्हें अकाउंटिंग से भी ये चीज याद होनी चाहिए कि जब भी मेरे पास इनफ्लो ऑफ कैश होता है तो वो मेरे पास क्रेडिट साइड पे आता है, जब भी मेरे पास आउटफ्लो ऑफ कैश होता है तो डेबिट साइड पे मैं आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे होगा, तो ये दोनों तो गलत है। अब इन्वेस्टमेंट है तो ये मेरे किस में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्योंकि इसने मेरे एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करा है, एसेट को बढ़ाया है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्योंकि फ्रॉम अब्रॉड है तो क्रेडिट साइड पे जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड होता तो डेबिट साइड में जाती कैपिटल अकाउंट के, पर फ्रॉम पूछा है तो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट पे जाएगी। इफ इन्फ्लेशन इज हायर इन अ कंट्री ए than in country B, the exchange rate between the two countries is fixed. What is likely to happen to the trade balance between the two countries? अगर दो कंट्रीज है मेरे पास, उन दोनों कंट्रीज में से ए वाली कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है, बी वाली कंट्री में इन्फ्लेशन कम है, और जो एक्सचेंज रेट है वो दोनों का फिक्स्ड है, यानी कि इनकी जो गवर्नमेंट है वही इनका जो है सेंट्रल बैंक जो है वही इनका एक्सचेंज रेट डिटरमिन करती है, तो इनके ट्रेड बैलेंस के बीच में क्या होगा, लेट्स सी। देखो पहले हम इस स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं, हमें बोला गया है कि जो कंट्री ए है इसमें ना प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, और कंट्री बी में प्राइसेस कुछ ज्यादा है नहीं, इसके प्राइसेस कम है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है जिस देश में प्राइसेस चीजों के ज्यादा है उस देश से ना लोग सामान नहीं खरीदना चाहेंगे, तो कंट्री बी के लोग बोलेंगे यार कंट्री ए में तो ना रेट बहुत ज्यादा है, हम अपनी कंट्री में ही सामान बना लेते हैं, इनसे सामान नहीं मंगवाते। ठीक है, तो टेक्निकली इस देश का एक्सपोर्ट कम होने लग जाएगा, क्योंकि इस देश में हर चीज का प्राइस बहुत ज्यादा है, तो इसका एक्सपोर्ट कम होने लग जाएगा, इसका जो है इंपोर्ट कम होने लग जाएगा,
जाएगा क्योंकि ये लोग इससे सामान इंपोर्ट ही नहीं करवाएंगे। ऑन दी अदर हैंड जो कंट्री ए के लोग हैं वो लोग भी सोचेंगे हमारे देश में तो हर चीज बहुत महंगी है, कंट्री बी में तो हर चीज बहुत सस्ती है, तो हम अपने देश में क्यों बनाएं, हम इनसे सामान इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो टेक्निकली ऐसे देश में, ऐसे केस में कंट्री ए से सामान एक्सपोर्ट करवाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको महंगा पड़ेगा एक्सपोर्ट करवाना, तो ये अपने दिमाग, अपने जो है इनके जो इंपोर्ट्स हैं, इनके इंपोर्ट्स कम होने लग जाएंगे और कंट्री ए के जो लोग हैं वो इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाएंगे, विच इज वाई कंट्री बी के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। तो इन बोथ द केसेस हमारे को क्या देखने को मिल रहा है कि जो कंट्री ए है उसका डेफिसिट बढ़ने लग जाएगा क्योंकि उसके इंपोर्ट बढ़ने लग जाएंगे, एक्सपोर्ट कम होने लग जाएंगे, और जो कंट्री बी है उसका सरप्लस बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाएंगे, इंपोर्ट कम होने लग जाएंगे। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश में हर चीज बहुत महंगी है, तो इस देश के लोग अपने देश में नहीं सामान बना रहे, बाहर से मंगवा रहे हैं, और बाहर के लोग इनसे सामान मंगवा ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे सामान बहुत महंगा है। तो ए का सरप्लस नहीं, ए का डेफिसिट होने लग जाएगा क्योंकि इंपोर्ट विल बिकम ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, और बी का सरप्लस होने लग जाएगा क्योंकि इसका एक्सपोर्ट विल बिकम ग्रेटर देन इंपोर्ट। ठीक है, तो ए का सरप्लस होगा नहीं, ए का डेफिसिट होगा, तो ये गलत है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ बोथ द कंट्रीज विल बी इन इम्बैलेंस। नहीं यार, मतलब ये इतना क्लियर ऑप्शन नहीं लग रहा क्योंकि मुझे क्लियरली बताना है कि दोनों के बीच में क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू द ट्रेड बैलेंस बिटवीन द टू कंट्रीज बोला है। ठीक है, तो ये मुझे इतना सही नहीं लग रहा है ऑप्शन। ऑब्वियसली ट्रेड बैलेंस ए विल शो अ डेफिसिट एंड बी का शो अ सरप्लस। ये चीज सही है कि जो ए का है वो डेफिसिट शो करेगा बिकॉज ए का इंपोर्ट बढ़ने लग जाएगा, एक्सपोर्ट कम होने लग जाएगा, तो डेफिसिट है, और बी का एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाएगा, इंपोर्ट कम होने लग जाएगा, तो ये सरप्लस है। ठीक है, विल बी इन बैलेंस तो नहीं, ये नहीं होगा। अकाउंटिंग सेंस में देखा जाए तो बैलेंस होता है हमेशा, इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए तो इम्बैलेंस होता है, तो फिर ये ऑप्शन जो है रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, गिवन सिनेरियो के बेसिस पे, क्योंकि देखो सिनेरियो कुछ भी हो, अकाउंटिंग सेंस में हर कंट्री का बीओपी हमेशा बैलेंस्ड रहता है, सिनेरियो कुछ भी हो, और इकोनॉमिक सेंस में हर कंट्री का बीओपी मोस्टली इम्बैलेंस्ड ही रहता है, सिनेरियो कुछ भी हो। बट जब हम एक स्पेसिफिक सिनेरियो दे के क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं वहां पे जेनरिक स्टेटमेंट को आंसर नहीं दे के आ सकती हूँ, मुझे वहां पे उस सिनेरियो के स्पेसिफिक स्टेटमेंट को आंसर करके आना होगा, जो कि ये वाली है। ये जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं कि कोई भी सिनेरियो हो ये तो होगा ही, अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस होगा, इकोनॉमिक सेंस में इम्बैलेंस होगा, नो मैटर व्हाट इज द सिनेरियो। जब मुझे स्पेसिफिक सिनेरियो पूछा है तो मैं स्पेसिफिक आंसर करके आऊंगी, जेनरिक आंसर नहीं देके आ सकती हूँ, तो ये आंसर नहीं हो सकते। आंसर मेरे यही वाले होने वाले जो स्पेसिफिक सिनेरियो के बेस पे है। चलो मैक्रो के 25 होते हैं खत्म, अब माइक्रो की बात करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं? तो बहुत क्लियर सी बात है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हमें तीन चीजें होती थी। क्या? कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये तो ये तीनों ही रीजंस की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती थी, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। तो तीनों ही मेरा आंसर होंगे। What causes an economy to produce more of good X and no less of good Y? कहते हैं कि जब भी तुम्हें एक का ज्यादा प्रोडक्शन करना होता है तो तुम्हें दूसरे का कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे पास दो गुड्स हैं, अगर तुम्हें इन दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को चेंज करना है तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक को कम भी नहीं करा, वो तो उतना ही है, पर फिर भी दूसरा बढ़ गया? ये हो सकता है, देखते हैं कब हो सकता है। टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस गुड एक्स इंप्रूव्स। कहते हैं एक्स और वाई था, वाई में कोई चेंज ही नहीं आया टेक्नोलॉजी में, रिसोर्सेज में, पर जो एक्स था इसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। जब भी किसी चीज की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो सिर्फ उसमें ही चेंज आएगा। ठीक है, सिर्फ उसमें ही चेंज आएगा। तो अगर ये मेरा जो है ग्राफ था, इस ग्राफ में क्या चेंज आएगा कि वाई तो उतना ही रहेगा पर x का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। y उतना ही है, x का प्रोडक्शन यहां से लेकर यहाँ पे चला गया। तो ये कब होता है? जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। गुड x बिकम चीपर, नहीं, यहाँ पे प्राइस की बात नहीं होती है। गुड y बिकम एक्सपेंसिव, नहीं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के केस में मुझे बोला नहीं गया है कि x की है, y की है, दोनों की है। ये स्पेसिफिक आंसर है कि सिर्फ x की है, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, प्राइस की बात हम यहाँ पे नहीं करते। जब भी किसी एक का चेंज आता है दूसरे के चेंज नहीं आता, तो मैं रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ, वो भी सिर्फ उस एक प्रोडक्ट की। द शेप ऑफ आइडियल पीपीसी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेरा पीपीसी कर्व होता है वो इनमें से किसकी वजह से होता है? ठीक है, डिक्रीजिंग एमओसी, इंक्रीजिंग एमओसी, कांस्टेंट एमआरएस, इंक्रीजिंग एमआरएस। पहली चीज, पीपीसी के केस में मैं एमआरएस नहीं बोलती हूँ,
मैं एमओसी बोलती हूँ। एमआरएस होता है मेरे इंडिफरेंस कर्व के केस में, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व में मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, पीपीसी के केस में मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो एमओसी मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगातार इंक्रीजिंग होता है। इसका ये मतलब होता है कि जब भी मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो मुझे दूसरे प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मुझे एक को इंक्रीज करना है, दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है मेरे पास। लेकिन जब भी मैं एक को बनाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करती हूँ ना बेटा, तो मेरी जो लेबर है, रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, वो सेम एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाती है। तो मुझे एक को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि मैं दूसरे को थोड़ा 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 बना सकूं। तो सेक्रीफाइस ज्यादा करूंगी, गेन कम करूंगी, विच इज वाई मेरा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लगातार बढ़ता रहता है। ये चीज यहाँ पर बोली जाती है हमारे को। और एमओसी क्योंकि लगातार इंक्रीज होता है, इसलिए पीपीसी अपनी शेप ले पाता है। एमओसी डिक्रीज होता ही नहीं है, ये चीज गलत है। एंड एमआरएस आईसी कर्व के केस में होता है, पीपीसी के केस में हम उसको एमओसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कंज्यूमर रीचेस इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, ठीक है। तो अगर एक सिंगल कंज्यूमर है तो उसके केस में बेटा मैं क्या बोलती हूँ, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम जब हो जाता है तो मेरा इक्विलिब्रियम होता है। या फिर मैं इसी को चेंज करके कैसे बोल सकती हूँ, एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इज इक्वल्स टू पी एक्स जब मेरा होता है तो फिर वहां पर जो है मेरा इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। इसी को कई बार हम इकोनॉमिक्स के केस में सिंपल बोल देते हैं कि जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज है इसको मैं सिंपली कई बार मार्जिनल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हम सिंपली यहाँ पर बोल देते हैं। जब ये प्राइस के बराबर होता है तो फिर मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो मैंने क्या किया, मुझे अ कंज्यूमर बोले यानी सिंगल वन कमोडिटी केस बोला है। वन कमोडिटी केस में ये मेरा आंसर होता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में एक साइड पे मुझे प्राइस के बराबर रखना है, टीयू को तो नहीं रखूंगी। ये भी नहीं हो सकता कि एमयू बड़ा है एमयू छोटा है। जब इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियसली वो बराबर ही होगा। और ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट है इसको मैं बहुत बार सिंपली मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बोल देती हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू द पी एक्स। ये मेरा आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। एमआरएस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, तो कंज्यूमर क्या करेगा। एमआरएस का क्वेश्चन है, वैसे इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन है। इंडिफरेंस कर्व आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट मैं स्टिल आपको बता देती हूँ। इसका जो आंसर होगा बेटा, इसका मेरे पास आंसर होगा यहाँ पे इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। इसका जो वैसे तो इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन है आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बट अगर ये क्वेश्चन आता है तो जब भी एमआरएस एक्स वाई ग्रेटर है पी एक्स अपॉन पी वाई के, तो ऐसे केस में एक कंज्यूमर क्या करता है, कमोडिटी एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज कर देता है और बाकियों की कंजम्पशन, बाकी जो मेरे ऑप्शन है यहाँ पे बाकी ऑप्शन गलत है, एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाएगा अगर ऐसा सिचुएशन एक कंज्यूमर के पास आता है तो, ठीक है। Which of the following statement is false? Higher indifference curve represents higher level of satisfaction. IC का क्वेश्चन है, स्टिल हम एक बार देख लेते हैं। Budget line is the locus of points that shows such combination of two goods that the consumer can buy with his given income at a given price. हमें बोले which of the following is false, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस मेरे सही है। देखो जितना ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा। जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा इसका मतलब होगा तुम ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे, इसका मतलब होगा तुम्हें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल पाएगी। तो ये ऑप्शन ट्रू है। ये ऑप्शन भी ट्रू है कि बजट लाइन का क्या मतलब होता है, बजट लाइन वो सारे गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है जो तुम गिवन इनकम के साथ गिवन प्राइसेस पे खरीद सकते हो। तो मेरा आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन सी ही गलत हो सकता है, मेरा ओनली 3 ही होना चाहिए, ठीक है। MU इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। जी नहीं, MU सम टोटल नहीं होता है। सम टोटल क्या होता है, TU होता है। तो मेरा ओनली ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, ठीक है। ओके, एट द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ कमोडिटी एक्स द MU एक्सिस, जब तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, उस पॉइंट पे तुम्हारा जो MU एक्स है वो क्या होता है। तो जब तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट होता है तो MU एक्स उस टाइम पे 0 होता है। जब तक सैचुरेशन नहीं आता तब तक MU पॉजिटिव होता है। एट द सैचुरेशन पॉइंट MU 0 होता है। आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट MU नेगेटिव हो जाता है, पर एट द सैचुरेशन पॉइंट MU 0 होता है। इन केस ऑफ गिफन्स पैराडॉक्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज, देखो गिफन्स पैराडॉक्स जो है वो हमारा क्या होता है, एक एक्सेप्शन टू द डिमांड लॉ ऑफ डिमांड होता है, ठीक है। तो मेरा लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ तो मेरा डिमांड कर्व जो होता है वो यूजुअली ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पर अगर तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड का कोई एक्सेप्शन होगा तो एक्सेप्शन का डिमांड कर्व हमेशा ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। एक्सेप्शन का मतलब ही यही होता है कि वो यूजुअल डिमांड कर्व को, यूजुअल लॉ ऑफ डिमांड को फुलफिल ही नहीं करता, फॉलो ही नहीं करता। तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट होगा तो डिमांड कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो उसका स्लोप जो है पैरेलल नहीं होगा, उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता तो उसका स्लोप नेगेटिव होता, बट क्योंकि वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता तो उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा।
वन फैक्टर दैट कॉजेज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बेटा जी, जब भी मूवमेंट होती है तो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आता है, दूसरी किसी चीज में चेंज नहीं आ सकता। तो सिर्फ और सिर्फ खुद के प्राइस में चेंज आएगा, सब्सटीट्यूट के प्राइस में नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस में नहीं, इनकम में नहीं। जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है उसके खुद के प्राइस में जब चेंज आएगा तभी मूवमेंट होगी, अदरवाइज बाकी तीनों केसेस में शिफ्ट देखने को मिलेगा। In case of inferior good, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, देखो इंफीरियर गुड के केस में हमारा इनकम इफेक्ट पूछा है, ठीक है। इंफीरियर गुड ऐसी गुड होती है जो एक नॉर्मल गुड नहीं होती, जो एक मतलब थोड़ी सी बुरी क्वालिटी की, ठीक है, लेस क्वालिटी की चीज होती है। तो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास हो गया देसी घी जो एक हायर क्वालिटी का, और एक हमारे पास हो गया रिफाइंड ऑयल जो कि इंफीरियर गुड हो गई, कंपेरेटिवली एक बुरी क्वालिटी की चीज होती है। तो इंफीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट हमारा कैसा होता है, देखो बुरी एक इंफीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, मतलब कि नॉर्मल गुड के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो उस नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है। लेकिन इसके केस में, इंफीरियर गुड के केस में, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर का लाइफस्टाइल बेटर होता है, वो एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहता है, तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देते। तो यहाँ पर जो मेरा इनकम इफेक्ट होगा इंफीरियर गुड के केस में, वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट देखने को मुझे मिलेगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट इज कॉल्ड एज, इंडिविजुअल है तो ऑब्वियस बात है उसका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होगा, डिमांड तो बेटा हो ही नहीं सकता, प्रोड्यूसर्स डिमांड कर्व तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और मार्केट सप्लाई कर्व तो इंडिविजुअल फर्म का नहीं होता, वो होता है पूरी मार्केट का। तो यहाँ पे मेरा बहुत सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। सप्लाई इज मोर इलास्टिक, सप्लाई मोर इलास्टिक कब होती है, सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होती है लॉन्ग पीरियड में, ठीक है। देखो शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं, आंसर मेरा होता है लॉन्ग पीरियड। बोथ डिमांड एज वेल एज सप्लाई, ये दोनों ही हमेशा बेटा लॉन्ग टाइम पीरियड में मोर इलास्टिक होते हैं और शॉर्ट टाइम पीरियड में लेस इलास्टिक होते हैं। यानी कि जितना लंबा टाइम पीरियड होगा उतना ज्यादा तुम्हें आसानी मिले होगी अपनी सप्लाई को चेंज करने में, इलास्टिक होगी तुम्हारी सप्लाई, और जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना मुश्किल होगा तुम्हें सप्लाई को चेंज करने में, तो सप्लाई लेस इलास्टिक होगी, तो मोर इलास्टिक होगी इन द लॉन्ग टाइम पीरियड। इफ द फर्म इंक्रीजेस द आउटपुट इवन आफ्टर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी एंड इक्विलिब्रियम इज स्टक, देन अगर फर्म इक्विलिब्रियम के होने के बाद अपना आउटपुट इंक्रीज करती है तो क्या होगा। मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस ले रही हूँ, ये मेरा एमआर हो गया, ये एमसी हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया, और यहाँ पे एमआर एमसी बराबर हो गए। अगर इस पॉइंट के बाद भी फर्म अपना आउटपुट बढ़ाएगी तो क्या होगा, इस पॉइंट के बाद, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इसके बाद क्या होगा, एमसी बड़ा हो जाएगा एमआर से। तो एमसी बड़ा हो जाएगा एमआर से आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर एक प्रोड्यूसर नहीं हटता और आउटपुट बढ़ाता रहेगा तो एमसी बड़ा हो जाएगा, एमआर छोटा हो जाएगा। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर द प्रोड्यूसर टू बी इन इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोड्यूसर अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एआर और एमआर बराबर होते हैं, ठीक है, टीसी के बराबर नहीं होते, टीसी का कोई लेना देना नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, और एसी का भी कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, टीसी का कोई लेना देना नहीं है, एसी का कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एआर, एमआर और एमसी तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एमआर और एआर तो बराबर होते ही हैं, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे वो एमसी के बराबर भी होंगे, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। इक्विलिब्रियम के बाद एमसी फॉल कर रहे हैं, एमसी राइज कर रहा है, तुम देखो एमसी राइज कर रहा है, तो मेरा आंसर होगा डी, ठीक है। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो एमआर और एमसी तो बराबर होंगे इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में एमआर एआर के भी बराबर होता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं है तो एआर के बराबर नहीं होगा, तो सिर्फ एमआर एमसी बराबर होगा। पर क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो एआर एमआर एमसी तीनों बराबर होंगे, ठीक है ना, और एमसी मस्ट बी राइजिंग। तुम यहाँ पे देख सकते हो इवन आफ्टर द इक्विलिब्रियम एमसी इज राइजिंग, ठीक है। द शेप ऑफ एमआर कर्व अंडर मोनोपली, मोनोपली के अंदर जो एमआर कर्व है, यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो मेरा एमआर कर्व है वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, वो हमेशा लगातार ऐसे डिक्लाइनिंग कर्व होता है। व्हाट हैपेंस टू टीआर व्हेन एमआर इज डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, एमआर जब डिक्रीज हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है तो टीआर क्या होता है, बेटा मार्जिनल वाली चीज मैं बता रही हूँ, जब भी नेगेटिव होती है तो टोटल वाली चीज डिक्लाइन होने लग जाती है। एज लॉन्ग एज मार्जिनल इज पॉजिटिव टोटल विल इंक्रीज no matter what the rate, but when m marginal वाली चीज becomes negative, total वाली चीज starts decreasing, it starts डिक्रीजिंग, ठीक है। इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो लिखा आ सकता है कि इट द टोटल वाली चीज इज इंक्रीजिंग एट अ नेगेटिव रेट, या तो ऐसा लिखा आ सकता है, या फिर सिंपल इट इज डिक्रीजिंग, बाकी तीनों आंसर नहीं हो सकते, ठीक है जी। रिलेशन बिटवीन टीआर एंड एमआर व्हेन प्राइस फॉल, जब प्राइस फॉल होता है यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में टीआर एमआर का क्या रिलेशन होता है।
एमआर तो फॉल कर रहा है, एमआर गिर रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा। बोथ राइज इन सेल्स, सेल्स की बात नहीं हो रही, टीआर एमआर की बात हो रही है। एमआर फॉल होता है, टीआर राइज होता है, बट प्रॉपर रिलेशन पूछा है, टीआर राइज एंड देन फॉल बट एमआर फॉल्स विद सेल्स, ये पूरा सही है। टीआर राइज होता है फिर फॉल होता है और एमआर लगातार फॉल होता है, ये मेरा सही आंसर है। शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है और उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ गुड, पर यूनिट कॉस्ट हमारी क्या होती है, एवरेज कॉस्ट होती है। पर यूनिट का मतलब है कि तुम यूनिट से डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में यूनिट आ रहा है, ऊपर होता है टोटल कॉस्ट, तो ये मेरी क्या होती है, एवरेज कॉस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन पूछिए, कोई एक ही स्टेटमेंट आंसर हो सकती है। द मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात प्रोडक्शन फंक्शन में नहीं होती, वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होती है। द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स, ये मेरा आंसर सही है। प्रोडक्शन फंक्शन मुझे यही बताता है कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, कि मैंने जितना भी इनपुट लगाया उससे मैक्सिमम कितना आउटपुट मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ये मुझे यहाँ पे बोलता है, तो ओनली बी मेरा आंसर होगा। ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट नहीं, मैंने जितना भी इनपुट लगाया उस इनपुट पे मैं कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती हूँ, वो मैं यहाँ पे आउटपुट में लिखती हूँ। ऑल द लेवल ऑफ inputs that could produce, नहीं इनपुट नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अ, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कैसा होता है बेटा, मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो पहले इंक्रीज होता है, ठीक है, और फिर डिक्रीज होता है और फिर नेगेटिव होता है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर नेगेटिव होता है, यानी कि वो पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर नेगेटिव होता है, तो मेरा इनवर्स यू शेप्ड का कर्व एमपीसी का होता है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व होता है। अंडर विच of the following forms of market structure firm has no control over the price, कहते प्राइस के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है, तुम प्राइस मेकर हो, तुम प्राइस मेकर नहीं हो, तुम्हें जो मार्केट से प्राइस मिल गया तुम्हें उसी प्राइस पे काम करना पड़ेगा। ये कौन सी होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है। when both the demand and supply curve shift to indicate increase in demand and supply in the same proportion, कहते हैं कि इंक्रीज हुआ है डिमांड में और वो बराबर है इंक्रीज इन सप्लाई के, तो ऐसे केस में हमें बेटा जी क्या देखने को मिलने वाला है, तो बेटा ऐसे केस में अगर तुम डायग्राम बनाकर भी देखोगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस अनचेंज होगा पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है तुम्हारी वो इंक्रीज हो जाएगी। तुम्हें ऐसे केस में सिंपली क्या करना है, एक डिमांड कर्व बनाना है, एक सप्लाई कर्व बनाना है, फिर डिमांड को भी इंक्रीज करना है और सप्लाई को भी तुमने ऑलमोस्ट सेम प्रपोर्शन के साथ इंक्रीज करना है। तो तुम यहाँ पर देखो प्राइस ऑलमोस्ट तुम्हारा यहाँ पर सेम है, प्राइस तुम देखो ऑलमोस्ट तुम्हारा यहाँ पर सेम है, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन अनचेंज्ड बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। व्हेन विल इंक्रीज इन सप्लाई, कह रहे सप्लाई में इंक्रीज हुआ है, प्राइस में डिक्लाइन हुआ है पर क्वांटिटी कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ी, ठीक है, डिमांड में चेंज नहीं हुआ, सप्लाई बढ़ी, प्राइस गिरा और क्वांटिटी सेम रह गई, ठीक है, क्वांटिटी सेम रह गई, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरी डिमांड है वो चेंज नहीं हो रही है, हमें यही बोला गया है। देखो क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज्ड है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ही नहीं हो रही है, और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कब नहीं होगी, जब वो इनइलास्टिक होगी। अगर वो इनइलास्टिक है मतलब वो चेंज नहीं हो रही है, तो जो मेरा डिमांड है वो इनइलास्टिक है मतलब उसकी इलास्टिसिटी जीरो है, मतलब उसका स्लोप इनफाइनाइट है। तो डिमांड ऐसी है, इनइलास्टिक है, डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है, सप्लाई ऐसी है, सप्लाई बढ़ गई है, तो तुम देखो ना क्वांटिटी यहीं की यहीं है लेकिन जो प्राइस है वो गिर गया है, जो प्राइस है वो गिर गया है। तो ऐसा कब होगा, जब मेरी डिमांड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, डिमांड चेंज नहीं होगी तो क्वांटिटी सेम रहेगी। मुझे कैसे समझ आए कि डिमांड इनइलास्टिक है, क्योंकि क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी तब चेंज नहीं होती जब कोई एक चीज इनइलास्टिक होती है, डिमांड इनइलास्टिक है तो क्वांटिटी सेम ही रहेगी, प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, द मिनिमम अश्योर्ड प्राइस offered by the government to the farmers for the purchase of their output is called as, अगर मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ऑफर कर रही है फार्मर्स को उनके परचेज के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, तो मिनिमम का मतलब देखो क्या होता है कि सबसे बेयर मिनिमम तुमने बोला कि इतना बेयर मिनिमम तो तुम्हें प्राइस जो है पे करना ही पड़ेगा फार्मर्स को, अगर तुमने फार्मर से उनकी फसल खरीदनी है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम एस
पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, इसको हम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। इक्विलिब्रियम नहीं होता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम से जो है ऊपर होता है। सीलिंग हमेशा इक्विलिब्रियम से नीचे होती है। सीलिंग इज द मैक्सिमम नॉट द मिनिमम प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस तो मतलब ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस को ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। आंसर मेरा यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट प्राइस की मिनिमम अश्योर्ड प्राइस, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट अश्योर करवाती है फार्मर्स को, जिसपे जो है फार्मर्स का आउटपुट जो है होलसेलर खरीदता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे मेरे 50 के 50 क्वेश्चन मेरे मैक्रो और माइक्रो का मिलाकर एक पूरे मॉक टेस्ट के खत्म होते हैं। 1 घंटे के अंदर तुम्हें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिए हैं तो इट इज वेरी वेरी गुड थिंग। अगर तुम्हारे 48 to 49 सही हो रहे हैं तो यस, तुम्हारा एक बहुत बहुत अच्छा पेस चल रहा है पढ़ाई का। बट अगर एटलीस्ट 45 भी सही नहीं हो रहे हैं तो यू रियली नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद फुल फोर्स। बहुत 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 कम टाइम बचा है, प्लीज स्टार्ट कर दो पढ़ाई अच्छे से, ठीक है। हम मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में कल सुबह अकाउंटेंसी के मॉक टेस्ट के साथ सुबह 11 बजे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ऐसी बहुत सारी अच्छी तुम्हारे पास वीडियोस आने वाली हैं पढ़ाई की भी, प्लस इन्फॉर्मेशन की अबाउट CUET ईच एंड एवरीथिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।